नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न विद एमडी में। इतने समय से आर के लिए आप लोग कह रहे थे कि आर की स्ट्रैटेजी पे बात कर ली जाए, कैसा होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, एक उस पर पूरा अच्छे से वीडियो बनाया जाए। देखिए, आर के लिए मतलब मुझे लग रहा है किसी भी एग्ज़ाम का अगर आपको एनालिसिस करना है तो आपको कुछ बातें याद रखनी है। एक तो सिलेबस, दूसरा आपका जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस होते हैं उनके बेस पे आप देखते हैं कि कैसा क्या हो सकता है। और एक हमको अपनी अपनी मोटी मोटी मेरिट जो लास्ट ईयर गई है, मेरिट या जिसको कट ऑफ के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, वो हम देख लेते हैं 2 साल की, लगभग 2 या 3 सालों की। तो इन सारी चीज़ों से हमारी एक चीज़ निकल के आ जाती है कि भाई हम कितने सेफ़ स्कोर में रहेंगे। हर व्यक्ति अपनी कैटेगरी में सेफ़ कितने में रहेगा, देख लेते हैं कि हम कितने सेफ़ स्कोर में हैं, है ना। और दूसरा हम देख लेते हैं कि स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, एक राइट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, है ना। दूसरा और तीसरी जो चीज़ है कि भाई एक जो पिछला पेपर होता है उसकी एक एनालिसिस कर लेते हैं। उसके एनालिसिस से हमें ये पता चल जाता है कि हमने इसमें कौन कौन सी गलतियाँ की थी जिस वजह से हमारा सिलेक्शन रुक गया, सिलेक्शन किस वजह से रुका, है ना, उस पर भी हम बात करेंगे। सेफ़ स्कोर, अब जैसे मान लीजिए आर का जो जैसे जीएस होता है, और चलिए इस पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जैसे अगर हम आर की बात करें, आर तो 2 चीज़ होती हैं। एक जीएस का पेपर होता है 140 नंबर का, दूसरा 140 प्रश्न होते हैं, दूसरा हिंदी 60 प्रश्न का, तो टोटल 200 प्रश्न। अब इसमें देखिए आपको पता है किस में क्या किया जा सकता है। इसका हमें सेफ़ स्कोर पता है कि भाई हम 55, 53 और 55 के आसपास रहें, ठीक है। जिसकी हिंदी बहुत अच्छी है, ये हमने बहुत औसत बच्चों का लेके चला है कि औसत बच्चे भी निकाल सकते हैं। हमने बहुत हाई फाई नहीं लेके चला, क्योंकि अगर हाई फाई या फॉर 10% बच्चों वाला लेके चलेंगे तो आप 10% में मान लीजिए बच्चे जो हैं 57-58 तक प्रश्न सही करते हैं, है ना। तो हम वो लेके ही नहीं चल रहे हैं, हम एक एवरेज लेके चल रहे हैं कि हम कैसे ज़्यादातर कैसे सिलेक्शन लिया जा सकता है। 140 में से आपको पता है कि आर का जिस हिसाब का पेपर होता है हमेशा से ऐसा ही रहा है, वो ऐसा ही देता है, तो हम उसमें 70 के आसपास, है ना, 70, 72 या 60, मतलब 70 के आसपास हों आप, मोटे मोटे 70, 72 के आसपास आप सही हों, ठीक। अब आप मान लीजिए अगर आप इतना सही कर रहे हैं तो आप सोच लिए 70 ये प्लस आप वहाँ 55 तक जा रहे हैं, तो 7, 5, 12, 125। आप 125 प्रश्नों में बिल्कुल ठीक हैं। 125 जिस हिसाब का, क्योंकि आर का जो जीएस होता है वो वो बहुत अजीब ऊट पटांग पेपर होता है अक्सर जिसको कहा जाता है। लेकिन देखिए कितना भी पेपर ऊट पटांग हो, उसकी एक सीमा होती है कि भाई बच्चे कर पाएँ। अब आर में ऐसा तो है नहीं 140 में से 140 प्रश्न ऊट पटांग होंगे। भाई ऐसे प्रश्न होंगे कि भाई कोई बच्चा अगर 100, 110 अटैम्प्ट करना है तो वो काट पीट के 70 के आसपास आ जाता है ना। आप सोचिए 110 कर रहे हैं और जो भी नेगेटिव मार्किंग है वो सब काट पीट के आप अगर 70 आ जाते हैं तो आप ठीक स्कोर में हैं जिस हिसाब का पेपर होता है, ठीक है। तो 125 ये हमको मोटा मोटा याद रखना है कि भाई हमें जीएस में 70 प्लस ही लेके आने हैं, हर हाल में 70 प्लस लेके आने हैं। और हिंदी में हमें 55 के आसपास रहना है, किसी भी हाल में 55 के आसपास रहना है। अब ये आपका वो है कि आप चाहें यहाँ बढ़ा लें अपने नंबर, बढ़ाना चाहते हैं 56, 57 भी लोग करते हैं, आप बाकी चाहें तो यहाँ बढ़ा लें, 75 कर लें, 80 कर लें, ऐसे ये वो आपके ऊपर। लेकिन हम ये मोटा मोटा लेके चल रहे हैं कि इतना तो होना ही चाहिए। समझ में आया होगा, मैं मानती हूँ क्या कि भाई जीएस में हमें 140 प्रश्न में से 70 सही करना है, और हिंदी में हमें 60 में से 55 प्रश्न सही करना है, 55 या 53 मान लीजिए, ठीक है। तो ये हम इसलिए ऐसा करते हैं ताकि हमारे दिमाग को मैसेज जाए, हमारे दिमाग को एक मैसेज जाए कि भाई देखिए एक तो कम पढ़ना है, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है, रेगुलरिटी हमेशा, मतलब हम रेगुलर बने रहेंगे।
और ये बहुत अच्छा, मतलब एक अच्छा स्कोर भी कह सकते हैं, या फिर इसको कह सकते हैं कि आप लगातार पढ़ेंगे तो इतना आराम से पा सकते हैं। क्योंकि हिंदी को आपको पता है 5-6 टॉपिक हैं लगभग हिंदी में, सीधे सीधे 6 टॉपिक हैं। अगर आप अभी से 6 टॉपिक हैं शायद, आप अगर अभी से लगातार पढ़ रहे हैं, जैसे आप मान लीजिए 6 टॉपिक आपके हैं, मान लीजिए विलोम हो गया, पर्यायवाची हो गया, तत्सम तद्भव हो गया, है ना, और जो भी हैं, वन वर्ड हो गया। जैसे अब इनको है, अब जैसे मान लीजिए विलोम है, अब विलोम को पढ़ रहे हैं तो रोज़ पढ़िए, है ना, 10 पेज इसके पढ़िए, 2 पेज पर्यायवाची पढ़िए, या फिर तत्सम के 5 पेज पढ़िए। इस तरीके से अपने आप को बांट लीजिए। अब इनको रोज़ पढ़ना है। अब जैसे मान लीजिए आपने 10 पेज मान लीजिए ये पढ़े, विलोम शब्द आज पढ़े। अब 10 पेजों में से हमने मान लिया अभी हम केवल 1 पेज का डिस्कस कर रहे हैं, तो आपको एक आइडिया रहे कि पढ़ना कैसे है। अब सपोज कीजिए इस 1 पेज में लगभग 50 विलोम शब्द लिखे थे। 50 विलोम शब्द बहुत ध्यान से पढ़ना है। अब इन 50 विलोम शब्द में से 10 विलोम शब्द, या हम कहते हैं 20 विलोम शब्द ऐसे होंगे जो आप, जहाँ पे आप अटक रहे होंगे, या फिर जहाँ पे आपको थोड़ा सा देखना पड़ जा रहा होगा, तो उनको हाईलाइट कर लो। तो अब अगले दिन जब आप फिर से 50 पढ़ेंगे, अगले, तो ये 50 ये और ये, तो अगले दिन ये जो 20 वाले हैं जो आप जिसमें अटक रहे थे, पहले इनको पढ़ेंगे, उसके बाद फिर दूसरी प्रोसेस जो है सेम ऐसे ही रहेगी। तीसरे दिन जो प्रोसेस होगी वो सेम ऐसी ही रहेगी, है ना। तो एक दिन कैसा आएगा कि आपकी पर डे एक तो रिवीजन चल रही होगी, पर डे रिवीजन, दिमाग में बिल्कुल भी ये ख्याल नहीं आएगा कि मेरे नोट्स हैं, कुछ छूट गया, या फिर रिवीजन नहीं है। एक अपना एक कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप होता है। हर चीज़ में ऐसे ही करें, आप अपनी क्षमता के अनुसार चीज़ों को डिवाइड कर लें। जैसे आप विलोम कितना पढ़ सकते हैं वो देख लें। मान लीजिए 5 पेज है आपका ना। पर्यायवाची आपने देख लिया कि, और पर्यायवाची केवल PYQ जो है केवल उनके पर्यायवाची देखिएगा और बाकी किसी का मत देखिएगा, है ना। और कोशिश कीजिएगा पर्यायवाची के साथ जो प्रश्न आते हैं ना समानार्थी, उनसे भी बहुत बार आता है। पर्यायवाची और समानार्थी अलग से आते हैं, मतलब एक जैसे ही टॉपिक है पर आते अलग से हैं, तो इनको आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा और कुछ नहीं देखना है। बाकी जो वन वर्ड हैं, जैसे एक शब्द वाले हैं, इनका 5 पेज ले लिया। तो इस हिसाब से सारी चीज़ों को मैनेज करना है कि कैसे कैसे करना है। वो आप अपना देख लें कि आपको कितने भागों में, जो 6 टॉपिक हैं उनको कितने भागों में बांट लेना है, ठीक है। इसका ध्यान रखेंगे। अब GS पे आ जाते हैं। GS के लिए अगर आप नहीं किए हैं तो सबसे पहले तो PYQ कर लें, ठीक है। PYQ बहुत इम्पॉर्टेंट है। और PYQ में भी करने का तरीका क्या है कि भाई जो आपको नहीं आ रहे हैं, 140 प्रश्न का मान लीजिए आपको PYQ उठाए हैं, मान लीजिए आपने 2010 का उठाया है ना। अब इस 2010 वाले में आपको जो प्रश्न नहीं आते हैं, आप उन प्रश्नों की व्याख्या जो है आप उनको देखेंगे, आप उन प्रश्न की व्याख्याओं को देखेंगे, व्याख्या को देखेंगे। तो अब इसकी हम जो बात कर रहे थे, अब जो 2010 का मान लीजिए जो प्रश्न पत्र आप हल कर रहे हैं, तो उसकी व्याख्या आप सही लिखेंगे। जैसे एक क्वेश्चन मैं बताती हूँ। अब जैसे मान लीजिए ये दिया गया प्रश्न है, मान लीजिए कोई PYQ में ये प्रश्न दिया गया है। अब इसमें जो गलत वाला प्रश्न है ये है, तो अब आपका फ़र्ज़ क्या बनता है कि आप इसको भी लिखें। और अगर आपको पता है चारागाह और चारा वाला झांसी में, तो इसको नहीं लिखेंगे। आपको कृषि उपयोगी सूक्ष्म जीव ब्यूरो नहीं पता है ना, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाला जो है नेशनल ब्यूरो, वो आपको नहीं पता, तो आप इसको भी लिखेंगे। बकरी का पता तो नहीं लिखेंगे, नहीं पता तो इसको लिखेंगे। और ये जो गलत है इसको काट के सही कर लेंगे। जैसे मेरठ है इसका, तो मेरठ लिखेंगे, है ना।
तो इस तरीके से PYQ बनाना, ये नहीं कि ज़्यादातर क्या करते हैं, जो हमने देख लिया अच्छा ये वाला गलत है केवल इसको लिख लिया। अरे आपको बाकी भी देखने हैं कि आपके PYQ बाकी कैसे हैं, मतलब क्या दिया गया है उनमें, ठीक है। और जैसे और कुछ बता देती हूँ। अब जैसे साइमन कमीशन के बारे में मान लीजिए दिया गया है, अब वहाँ पे अगर आपके नोट्स में साइमन, अब ये क्या है, जैसे साइमन कमीशन है, अब इसका PYQ नहीं, ये आपको अपने नोट्स में देखना है। जैसे साइमन कमीशन है, साइमन कमीशन के बारे में आपने क्या दिया गया है, जैसे 2 बार दौरा किया इसने, है ना, और ये दिया गया है। तो आप इसका जो व्याख्या है उसको देखेंगे कि इसकी व्याख्या क्या कह रही है। उस व्याख्या में आपको जो नहीं आ रहा होगा वो अपने PYQ में लिख लेंगे और अपने नोट्स में भी अपडेट कर देंगे, ताकि जब अगली बार नोट्स पढ़ें तो ये वाली चीज़ भी हमारी अपडेट हो जाए हमारे नोट्स में। इस बात को याद रखेंगे, ठीक है। तो इसीलिए कहती हूँ PYQ इतना आशा करती हूँ चीज़ें समझ में आई होंगी। इसलिए कहती हूँ कि जो PYQ है वो इतना सफिशियंट होता है अगर आपने इस तरीके से लिखा है कि व्याख्या में भी जो चीज़ें दी गई हैं आपको नहीं पता है तब भी, तो आपका एक परफेक्ट PYQ कंप्लीट हो जाता है। तो मुझे लग रहा है कि आप अगर PYQ बना लेंगे, आपको अगर GS क्वालिफाई करना है, 70 बहुत ज़्यादा नहीं होता है, तो आप अपना एक PYQ का अच्छा सा परफेक्ट नोट्स बना लेंगे। उसके बाद आप अपने जो नोट्स हैं उनको रिवीज़न करेंगे, ठीक है। और PYQ इतना इनफ होगा, और PYQ और आपका जो PYQ है वो इतना इनफ होगा कि आप उसी से इतना PYQ और नोट्स इतने इनफ होंगे। अब जैसे नोट्स में हैं, अब आपको नोट्स रिवीजन कैसे करना है, सेम वही प्रोसेस कि आप तय कर लें कि भाई आप तय कर लें कि आपको नोट्स में कैसे करना है। जैसे मान लीजिए पॉलिटी है, तो पहले कोशिश करेंगे कि जो सबसे बड़े जो पोर्शन है, जैसे पॉलिटी है ना, उसके बाद बायोलॉजी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इन सबको अपने समय के अनुसार इनको डिवाइड कर लें कि भाई पॉलिटी का हमको आज 20 पेज पढ़ना है। अपना नोट्स जो भी है उसको डिवाइड कर लें। जैसे मैंने अपने नोट्स में लिख रखा है, जैसे मान लीजिए मेरा ये नोट्स मान लीजिए पॉलिटी का है और इसमें इतने सारे पेज हैं मान लीजिए, है ना। अब जैसे मैंने यहाँ डाल रखा है 1 पेज, दूसरा पेज, तीसरा पेज, 4 पेज, 5 पेज, 6 पेज, ऐसे डाल रखा है। और फिर हर एक के पास एक टैग लगा रखा है। जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ से 20 पेज तक हमको पॉलिटी पढ़नी है, तो यहाँ मैंने एक टैग लगा रखा है। फिर मुझे पढ़ना है आगे का 30 पेज या 20 पेज, जैसा भी टारगेट है, जैसा भी नोट्स मुझे अच्छा लग रहा है, तो मैंने फिर एक टैग लगा रखा है। तो पता चल रहा है कि भाई मेरी पूरी कॉपी में पॉलिटी के में 4 टैग हैं, 1 2 3 4। बात समझे? को भी समझाती हूँ फिर से। अब जैसे ये है, तो मैंने अपनी पॉलिटी में, आप सोचिए 4 टैग लगा रखे हैं, 1 2 3 1 4। तो एक दिन रिवीजन हो गई। अब मैं दूसरे दिन पढ़ूंगी तो मैं यहीं से स्टार्ट करूंगी, ये नहीं कि केवल इतना पढ़ूंगी, मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगी, 2 दिन ये, तीसरे दिन फिर मैं यहाँ तक जाऊंगी, चौथे दिन तक मैं यहाँ तक जाऊंगी। जिस दिन मैं ये वाली प्रोसेस कर लूँगी उसके बाद मुझे पता है कि मेरा नोट्स रिवीजन है। अब फिर मैं इसको क्या करूँगी, इसको मैं पर डे या फिर मान लीजिए 4 दिन में मेरा पॉलिटी कंप्लीट हो रहा है, क्योंकि 4 भागों में 4 दिन में, हर चौथे दिन में मेरा पॉलिटी डन हो रहा है, तो थोड़ा सा ब्रेक लूँगी। इसका मान लीजिए मैंने लिया 4-5 दिन का ब्रेक लिया, तब तक उधर दूसरे सब्जेक्ट उठा लूँगी, है ना। फिर क्या होगा, फिर वहाँ जब वो 4-5 वो दूसरे सब्जेक्ट होंगे तो फिर इसको रिवीजन में ले लूँगी। तो ऐसे करते करते रिवीजन करते फिर आपकी प्रोसेस क्या होगी कि मान लीजिए आपने पॉलिटी के ये जो 4 खंडों में डिवाइड कर रखा था, 1 2 3 4, अब आपको इसमें से शॉर्ट नोट्स बना लेने हैं। मान लीजिए पहले खंड में आपको 20 चीज़ें ऐसी हैं जो याद नहीं हैं या फिर बार बार उन्हें देखना, तो एक इसका नोट्स बनेगा। दूसरे खंड में पता चला 10 चीज़ें ऐसी हैं
है ना, फिर इसमें 20 चीज़ें ऐसी हैं, तीसरे में पता चला 40 चीज़ें ऐसी हैं। तो अब हमारा जो शॉर्ट नोट्स बनेगा ये 20, 10, 20, 40 का बनेगा, और ये शॉर्ट नोट्स हमारे नोट्स का ही होगा। तो अब क्या होगा, अब केवल हमको ये वाला पोर्शन देखना है ना, क्योंकि हमको पता है ये तो हमारा लर्न ही है। अब जब एग्ज़ाम होने के 1-1.5 महीने पहले होगा तो एक बार मैं इसको रिवाइज कर लूँगी पूरा, फिर मैं हर बार केवल नोट्स देखूँगी। अब ये नोट्स देखिए कितने कम रह गए हैं ना, तो अब आप इसको मुश्किल से 2-2 घंटे में कंप्लीट कर लेंगे। तो ऐसे जब आप सारे सब्जेक्टों में आ जाएंगे, इसमें वक्त लगेगा, ये वक्त लगेगा, इसमें याद रखना। ये बहुत हड़बड़ी या फिर बहुत जो चुलबुले टाइप के लोग हैं, या फिर जो धैर्य नहीं है, वो ये सब चीज़ों से थोड़ा उन्हें बोरिंग लगेगा, फिर लगेगा होगा कि नहीं होगा। लेकिन देखिए जो समझ रहे हैं इस बात को वो जानेंगे कि ये अगर प्रोसेस हमने कर लिया तो आराम से हो जाएगा, हमारा कोई भी एग्ज़ाम नहीं रुकेगा, PCS हो चाहे ये हो, कोई भी नहीं रुकेगा, ठीक है। तो इसमें वक्त लगेगा, जिस दिन आपका ये कर लेंगे, अभी अच्छा खासा टाइम है ना, थोड़ा सा लोगों से मिलना जुलना बंद करो फालतू का, है ना, अपने आप को, अपने करियर को समय दो, तो ये सारी चीज़ें आप कर लेंगे। तो एक दिन सिर्फ और सिर्फ आपको अपने नोट्स का शॉर्ट नोट्स देखना रहता है, फिर आप डेली शॉर्ट नोट्स रिवीजन कर सकते हैं, क्योंकि फिर वो सब 1-1 घंटे में, कुछ तो ऐसे होंगे जो आधे घंटे में 30 मिनट में कंप्लीट हो जाएंगे, है ना। सेम ऐसे ही PYQ के साथ करना है। जब आप PYQ का रिवीजन खूब कर चुके हैं, मतलब आपने 100 बार रिवीजन कर लिया, अब आपको पता होगा कि इनमें से भी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी मुझे याद अच्छे से नहीं है, उन्हें बार बार देखनी, तो केवल फिर उनको लिख लेंगे, उनका भी शॉर्ट नोट्स। तो हमारी फाइनल प्रोसेस क्या हो गई कि भाई हमारे 2 शॉर्ट नोट्स निकल के आए, इसके अलावा और कुछ नहीं है। एक तो PYQ का शॉर्ट नोट्स और एक हमारे खुद के नोट्स का शॉर्ट नोट्स। बस यही प्रोसेस जो है आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करा देगी, इसके अलावा और कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है। हिंदी का रिवीजन जैसे बताया वैसे ही करना है। उसके बाद आपको जो करंट का पोर्शन है उसको लेके आप क्रॉनिकल मैगजीन आती है, मंथली आती है, उसको कंप्लीट कर सकते हैं। और आपको लगता है कि इस करंट के लिए कुछ करा दिया जाए, तो चैनल द्वारा करंट अफेयर का प्रोग्राम चलाए जाने का सोचा जा रहा है। तो आपको अगर लगता है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया हमारे चैनल का, उसमें आप मुझे या फिर मेरी टीम के जो मेंबर हैं उनको मैसेज कर सकते हैं कि आप करंट अफेयर लेना चाहते हैं। अगर हमको लगता है ठीक ठाक संख्या है तो इस पे हम काम करेंगे, नहीं तो बाकी आप खुद कर सकते हैं क्रॉनिकल का मंथली का मैगजीन लेके, ठीक है। तो क्या होता है इसमें, क्या होता है कि आप जब मंथली का कर रहे होते हैं तो पहली तो बात क्या कि आपको मंथ में 1 बार आती है, तो हम आपको केवल वही 3 या 4 घंटे देने होते हैं क्रॉनिकल को पढ़ के नोट्स बनाने का, आपका नोट्स बन जाता है। फिर इसको आप सोचिए 30 दिन तक आपको कुछ नहीं करना है, केवल इसी को रिवीजन करना है। मुश्किल से हम कहते हैं 40 भी पेज हुए तो आप रोज़ 1 पेज रिवीजन कर रहे हैं, फिर दूसरे दिन 2 पेज रिवीजन, फिर तीसरे, मतलब आपको पिछला भी रिवीजन करना है ना। तो ऐसे करते करते आपका करंट भी बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो ऐसे ही करना है, इसके अलावा कोई दूसरी स्ट्रैटेजी नहीं है, ठीक है। अब एक बात कर लेते हैं एनालिसिस की। आपका जो पिछला एग्ज़ाम जो भी RO का हुआ था, जो अभी हुआ था, इस एग्ज़ाम की एनालिसिस करो एक बार। एनालिसिस ये करो, एनालिसिस में क्या करो कि कितने प्रश्न आपके सही थे, कितने प्रश्न सही थे, कितने गलत थे, कितने अटेम्प्ट किए थे, ठीक है। अब इसमें भी ये देखना कि ये सब करने के बाद कि ऐसे कितने प्रश्न थे जो आपने आते हुए गलत किए, आते हुए गलत किए। मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ, या फिर ऐसे कितने प्रश्न थे जो आपके कन्फ्यूज़न की कमी थी या रिवीजन की कमी थी जिसकी वजह से ऐसा हुआ। तो आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि अगर मैंने आते हुए प्रश्न गलत ना किए होते, मान लीजिए 5 या 6 प्रश्न ऐसे हो गए, ठीक, लैक ऑफ रिवीजन के मान लीजिए आपके 10-12 प्रश्न ऐसे हो गए कि रिवीजन की वजह से, तो आप खुद मानेंगे 20 प्रश्न ऐसे ही सही हो गए। और उसके बाद जब 20 प्रश्न जो कटे हैं तो नेगेटिव जो हमारे सही थे वो भी चले गए, तो आपके 25-25 प्रश्न कुछ
ऐसे ही सही हो गए, तो आपको पता चलेगा कि आपको अपनी चीज़ें बदलने का होता क्या है। जब बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो रहा होता है या फिर उनको लगता है पेपर बहुत टफ आया है, तो वो अपना जो तरीका है वो बदल देते हैं। आप सपोज कीजिए आयोग ने कोई पेपर कराया, इस बार टफ दे दिया, ठीक, तो आपने जैसे ही टफ हुआ आपने अपना पढ़ने का तरीका या नोट्स बदल दिए। फिर आयोग ने कुछ ना कुछ वो कर दिया, फिर आप नोट्स बदलेंगे, फिर कुछ करेंगे, फिर कुछ नया करेंगे, तो ऐसे आप कब तक करते रहेंगे। तो तरीका क्या है कि भाई हमारे जो नोट्स हैं केवल उन्हीं पे भरोसा करूं, उन्हीं को समझ के पढूं, ताकि आयोग कुछ भी करे हम अपनी गलतियों की चीज़ें आयोग पे नहीं थोप सकते, क्योंकि भाई सुधार हम अपने में ही कर सकते हैं, आयोग से हम नहीं करा सकते हैं। तो बेहतर है कि हम अपने पे काम करें, है ना। अभी जो पीसीएस वाला एग्ज़ाम हुआ था, पिछली वीडियो डाली थी, लोगों ने बहुत चीज़ों को क्रिटिसाइज़ किया, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सबके अपने वो हैं। सब चाहते हैं कि जो सुनना चाहते हैं, जब वो चीज़ें नहीं बोली जाती हैं तो थोड़ी सी तकलीफ़ होती है लोगों को, तो वो मुझे मतलब नहीं है। कि देखिए, आयोग से आप बदलाव की उम्मीद ना करें, बेहतर है ना। बेहतर क्या है कि आप जो पेपर दे के आए हैं उस पेपर में आप और क्या बेहतर कर सकते थे कि आपका सिलेक्शन हो जाता, ठीक है। आप इस पे काम करें। इस पे काम करने का मतलब क्या है कि आप मान लीजिए मैंने बोल दिया या आपने समझ लिया पेपर बहुत कठिन है, तो क्या मैसेज गया कि सारी गलती आयोग की है, हमने अपने स्तर से कोई गलती नहीं की है, हमने ठीक पढ़ा, तो आप फिर से वही रवैया अपनाएंगे, है ना। फिर से आप जो कर रहे थे वही करेंगे, है ना। फिर वही लापरवाही और वो सारी चीज़ें। जब आप ये इस तरीके से सोचेंगे कि मुझे सुधार अपने में करने की ज़रूरत है, कि मैं और कुछ ऐसा करता कि जिससे हो जाता, तो आपका सारा फोकस आयोग की तरफ जाने के बजाय आपका खुद पे होगा। तो आप क्या करेंगे, अपनी चीज़ों में सुधार करेंगे, और यही सुधार क्या होगा, आयोग अगली बार फिर कुछ भी करे आपको इससे मतलब नहीं होगा, आपको मतलब होगा अपने एग्ज़ाम से, और आपको मतलब होगा कि अपने में मैं और क्या सुधार करूं कि मैं अच्छा कर ले जाऊं, है ना। तो बेहतर है ये वाली चीज़ों को अपनाओ, और अगर आयोग पे ही ढीकरा फोड़ना है तो फोड़िए, कौन मना कर रहा है। और रही बात, मैंने कल जो वीडियो डाली थी, रही बात मेरे पेपर को लेके कि मेरा पेपर कैसा हुआ, तो बेहतर होगा कि आप लोग मेरी मार्कशीट का वेट करें, है ना। मुझे आपकी तरह चीज़ें नहीं करनी आती हैं। जब मार्कशीट आएगी तो मैं दिखा दूँगी कि भाई कहाँ क्या क्वालिफाई अगर हो रही हूँ तो क्या जो मैं बता रही हूँ क्या वो सच है नहीं। तो बेहतर है मेरी मार्कशीट जब मैं दिखाऊंगी तो उस पर काम करना, है ना। उस पर कमेंट्स करना तो अच्छा लगेगा, बजाय अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए दूसरों पे ढीकरा ना फोड़ें, है ना। और फोड़ भी लोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे जो करना है वो मुझे पता है, किसी के क्रिटिसाइज से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा मतलब मैं क्या हूँ या फिर मेरे उसूल क्या हैं, मैं कितना चीज़ों के लिए लॉयल हूँ, ये मैं तय करूँगी। ये यूट्यूब के लोग तय नहीं करेंगे, ये मैं तय करूँगी, ठीक है। तो वही मैं बस आपको बता रही हूँ, आयोग को साइड करके खुद पे काम करो, खुद पर काम करो, वरना आयोग खेलते रह जाओगे। हर साल आयोग कुछ ना कुछ करेगा और तुम आयोग खेलते रह जाना। जिसको सिलेक्शन लेना हो वो ले ही लेगा, और जिसको सिलेक्शन लेना है उसको ये बातें समझ में आ रही होंगी कि हाँ हम सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं, ठीक है। चलो ये तो सब हो गया। दूसरी बात, आरओ के लिए कुछ चीज़ें याद रखना। आरओ क्या, हर एग्ज़ाम के लिए खुद को थोड़ा सा गंभीर बनाओ। दूसरा, लोगों लगातार लगभग 1 या 1.5 घंटे पढ़ने की लगातार आदत डालो, बैठने की आदत डालो, रिवीजन की आदत डालो, रिवीजन की खूब आदत डालो। थोड़ा लोगों से बचो, लोग आपके विषय में क्या कह रहे हैं कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, ये लोगों को ना तय करने दें, आप तय करें, आप तय करें, बेहतर होगा। ऐसे लोग जो आपको पहले से ही रिज़ल्ट दे के बैठे हुए हैं कि आपका नहीं होगा या फिर आप ऐसे हैं वैसे हैं, तो बेहतर होगा ऐसे लोगों से बचो, उनको उस तरीके से इग्नोर करो जैसे हम नॉर्मली करते हैं ऐसी चीज़ों को जिनसे हमें लेना देना नहीं होता, ठीक है। तो ये सारे काम करेंगे
क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ हमारे व्यक्तिगत चीज़ें भी इम्पॉर्टेंट होती हैं पढ़ाई के लिए, कि भाई हम कितना ऐसे लो में उठ बैठ रहे हैं, या हम कितना पेपर के लिए गंभीर हैं, या फिर हम केवल सोच ही रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, इन पर थोड़ा सा काम कीजिए, ठीक है। तो आशा करती हूँ चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, और ये जो चीज़ें बताई हैं, आपने इतनी चीज़ें समझ ली तो आपको आपके अंदर जो कमियां हैं जिसकी वजह से सिलेक्शन नहीं हो रहा है वो समझ में आ जाएंगी। और जिस दिन आपको अपनी कमियां समझ में आ गई कि आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा, तो आपको किसी यूट्यूब चैनल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप बहुत ज़्यादा फिर ये देखेंगे भी नहीं, है ना, किसी क्या कहते हैं, किसी कोचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको पता है कि जो गलतियां आप कमियां कर रहे हैं बस मुझे उसमें सुधार करना है, और वो सुधार कोई दूसरा नहीं कर सकता, वो सिर्फ मैं कर सकता हूँ, है ना। तो इस मैं को याद रखना, तुम्हें ही करने सारे काम, तुम्हें ही मेहनत करने, दूसरा केवल मार्गदर्शन कर सकता है, ठीक है। चलिए ये सब ख़त्म करते हैं। बाकी वही करंट के लिए अगर आपको लगता है कि करंट बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो चैनल द्वारा चलाया जा रहा है, तो उसके लिए आप टेलीग्राम जो चैनल है उसको ज्वाइन करके उसको उस पर आप अपना व्यू दे सकते हैं कि हाँ आप ज्वाइन करना चाहते हैं, जो भी है ना, वो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। चलिए फिर यहीं के साथ ख़त्म करते हैं। बेस्ट विशेस, अपने आप को बेहतर बनाइए, है ना। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए।